सेंटा मारिया कंट्रोल, मेडे मेडे मेडे, हमारा एक इंजन बंद हो चुका है और फ्यूल किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। अटलांटिक ओशियन के ऊपर लगभग 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे इस एयरबस A330 का एक इंजन फ्यूल खत्म होने की वजह से बंद हो चुका है। बाहर घोर अंधेरा छाया हुआ है और नीचे हजारों किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ काला समंदर है। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाए, दूसरा इंजन भी बंद हो जाता है। कॉकपिट में अब एक अजीब सा सन्नाटा छा चुका है। अभी कुछ देर पहले जो प्लेन हजारों हॉर्स पावर की ताकत से आसमान में गरजते हुए उड़ रहा था, अब अचानक से वो 200 टन का एक बिल्कुल साइलेंट ग्लाइडर बन चुका है। परेशानी की बात तो यह है कि फ्लाइट अपनी डेस्टिनेशन लिस्बन से अभी भी लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए वहां तक पहुंचने का तो सवाल ही नहीं है। पायलट्स को अब जल्द ही लैंड कराने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, नहीं तो 306 लोगों को लेकर यह प्लेन सीधा नीचे समंदर में ही क्रैश हो जाएगा। तो अब आगे इस प्लेन के साथ क्या होगा? क्या इसमें मौजूद लोगों की जान बच पाएगी? इसी के साथ अहम सवाल यह भी है कि आखिर इतना बड़ा मॉडर्न एयरक्राफ्ट जिसमें जरूरत से ज्यादा फ्यूल भरा गया था, बीच फ्लाइट में इसका फ्यूल अचानक से कैसे खत्म हो गया? ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है एयर ट्रांसजेट फ्लाइट 236 की। चौबीस अगस्त 2001 की रात कनाडा के टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर एक लंबी फ्लाइट अपनी जर्नी के लिए तैयार खड़ी है। फ्लाइट नंबर है एयर ट्रांसजेट 236 और इसका डेस्टिनेशन है पुर्तगाल का कैपिटल लिस्बन। लगभग 7 घंटे की ये फ्लाइट अटलांटिक ओशियन को पार करके रातों रात यूरोप पहुंचने वाली है। गेट पर बोर्डिंग लगभग पूरी हो चुकी है और पैसेंजर्स धीरे धीरे अपनी सीट्स पर बैठ रहे हैं। प्लेन है एयरबस A330-243। अपने पावरफुल रोल्स रॉयस इंजन और लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी की वजह से A330 उस दौर के सबसे रिलायबल एयरक्राफ्ट में गिना जाता था। एयरक्राफ्ट के अंदर कुल 306 लोग मौजूद हैं। कॉकपिट में 2 पायलट्स हैं, जिनमें से एक है कैप्टन रॉबर्ट पिचे। 48 साल के एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं ये, जिनके पास लगभग 16,800 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस है। उनके साथ हैं फर्स्ट ऑफिसर डग डे जैगर, जिनकी उम्र 28 साल है और करीबन 4,800 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस है। दोनों पायलट्स के लिए यह बस एक रूटीन फ्लाइट है। इस जर्नी के लिए एयरक्राफ्ट में करीबन 46.9 टन जेट फ्यूल भरा जाता है। एविएशन रूल्स के हिसाब से इस रूट के लिए जितने फ्यूल की लीगली जरूरत है, ये उससे लगभग 5.5 टन ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि अगर रास्ते में वेदर खराब हो जाए या किसी दूसरे एयरपोर्ट की तरफ जाने की जरूरत पड़ जाए, तब भी एयरक्राफ्ट के पास में एक्स्ट्रा सेफ्टी मार्जिन मौजूद है। इस तरह सारी तैयारी होने के बाद रात 12:52 पर यूटीसी पर एयरक्राफ्ट रनवे से टेक ऑफ करता है। कुछ देर बाद एयरक्राफ्ट अटलांटिक ओशियन के ऊपर लगभग 34,000 फीट की ऊंचाई पर स्टेबलाइज हो जाता है। केबिन लाइट्स डिम कर दी जाती हैं, पैसेंजर्स सोने की कोशिश करने लगते हैं और प्लेन को ऑटो पायलट पर डाल दिया जाता है, यानी कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। लेकिन इस शांत और रूटीन लगने वाली फ्लाइट के पीछे एक ऐसी प्रॉब्लम छिपी हुई है जिसकी शुरुआत आज से कई दिन पहले हो चुकी थी, और वही छोटी सी प्रॉब्लम अब अटलांटिक ओशियन के बीच इस एयरक्राफ्ट का फ्यूल पूरी तरह खाली करने वाली है। असल में इस फ्लाइट से लगभग 1 हफ्ता पहले जब यही एयरबस A330 मेंटेनेंस के लिए रूटीन इंस्पेक्शन से गुजर रहा था, तब टेक्नीशियंस को राइट इंजन के ऑयल फिल्टर में एक अजीब सी चीज दिखाई दी। फिल्टर खोलने पर उसके अंदर छोटे छोटे मेटल्स के टुकड़े मिले। अब एविएशन में इसे एक वार्निंग माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि इंजन के अंदर कोई पार्ट या तो घिस रहा है या खराब होना शुरू हो गया है। टेक्नीशियंस ने इंजन को साफ किया और एयरक्राफ्ट को फिर से सर्विस में डाल दिया। लेकिन ठीक 2 दिन बाद 17 अगस्त को इंस्पेक्शन के दौरान फिर से वही सेम समस्या सामने आ गई। ऑयल फिल्टर में दोबारा मेटल पार्टिकल्स दिखाई दिए और अब इस सिचुएशन को नजरअंदाज करना पॉसिबल नहीं था।
एयर ट्रांजिट की मेंटेनेंस टीम ने फैसला किया कि रिस्क लेने से बेहतर है कि पूरा इंजन ही रिप्लेस कर दिया जाए। कंपनी के पास उस समय इस मॉडल का स्पेयर इंजन अवेलेबल नहीं था, इसीलिए जल्दी सोल्यूशन निकालने के लिए रोल्स रॉयस से उधार लिए हुए एक इंजन को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, जो एयरलाइन की मेंटेनेंस फैसिलिटी में पहले से ही रखा हुआ था। अब वीकेंड के दौरान मैकेनिक्स ने पुराने इंजन को एयरक्राफ्ट से रिमूव कर दिया और नया इंजन इंस्टॉल करने लगे। इंस्टॉलेशन के दौरान अचानक से एक नया इशू सामने आ गया। हुआ ये कि जब टेक्नीशियंस हाइड्रोलिक पंप को इंजन पर फिट करने लगे तो उन्हें पता चला कि पंप के पास से गुजरने वाली हाइड्रोलिक ट्यूब और फ्यूल ट्यूब के बीच में गैप बहुत कम है। दोनों ट्यूब एक दूसरे के बेहद करीब आ रही थीं। हालांकि रोल्स रॉयस ने इस प्रॉब्लम के लिए पहले से ही गाइडलाइन दी हुई थी कि अगर ये हाइड्रोलिक पंप लगाया जाए तो उसके साथ फ्यूल लाइन और हाइड्रोलिक लाइन दोनों को बदलना जरूरी है। लेकिन उस समय टेक्नीशियंस के पास ये गाइडलाइन नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मेंटेनेंस इंजीनियरिंग टीम से सलाह ली। उन्हें कहा गया कि पुराने इंजन की फ्यूल पाइप को ही इस्तेमाल करते हुए उसे थोड़ा एडजस्ट करके लगा दिया जाए ताकि हाइड्रोलिक पाइप से थोड़ा सा गैप बन सके। टेक्नीशियंस ने उसी को फॉलो करते हुए दोनों पाइप के बीच में थोड़ा सा गैप बना दिया। अब यहां पे उन्हें लगा कि इतना गैप काफी है और फ्लाइट के दौरान दोनों पाइप्स आपस में नहीं टकराएंगे। इस तरह से इंस्टॉलेशन पूरा हुआ और इंजन का सफल टेस्ट करके एयरक्राफ्ट को फिर से सर्विस में डाल दिया गया। अब सबको लगा कि प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, लेकिन हकीकत यह थी कि दोनों ट्यूब के बीच जो गैप बनाया गया था वो किसी काम का नहीं था, क्योंकि जैसे ही फ्लाइट के दौरान हाइड्रोलिक सिस्टम प्रेशर में आता था, हाइड्रोलिक लाइन हल्की सी एक्सपैंड होती और सीधा फ्यूल लाइन से टच करने लगती थी। और यही वो छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक थी जो आज एक बड़े फ्यूल लीक की शुरुआत करने वाली थी। मेंटेनेंस में हुई इस गड़बड़ी से पूरी तरह अनजान फ्लाइट 236 को उड़ते हुए अब कई घंटे हो चुके हैं। कॉकपिट में ऑटो पायलट एयरक्राफ्ट को स्मूथली हैंडल कर रहे हैं। बाहर सिर्फ गहरा अंधेरा है और नीचे हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ समंदर। लेकिन एयरक्राफ्ट के राइट विंग के अंदर फ्यूल लाइन और हाइड्रोलिक लाइन हर वाइब्रेशन के साथ एक दूसरे को घिस रहे हैं, जिसके बारे में कॉकपिट में बैठे पायलट्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। शुरुआत के कुछ घंटे तो पाइप इस घिसाव को झेल जाते हैं, लेकिन 4 घंटे की लगातार फ्लाइट के बाद लगभग 4:38 यूटीसी पर वो मोमेंट आता है जब फ्यूल ट्यूब में एक छोटा सा होल बन जाता है और इसी के साथ एयरक्राफ्ट से जेट फ्यूल लीक होने लगता है। और ये कोई छोटा सा लीक नहीं था, फ्यूल लगभग 15 टन पर आवर के रेट से बाहर निकल रहा था। इसे समझने के लिए एक सिंपल कंपैरिजन को देखिए। क्रूज एल्टीट्यूड पर एयरबस A330 का एक इंजन आमतौर पर लगभग 2.5 से 3 टन फ्यूल हर घंटे कंज्यूम करता है, यानी एयरक्राफ्ट जितना फ्यूल नॉर्मली उड़ने में इस्तेमाल करता है उससे लगभग 5 गुना ज्यादा फ्यूल अब हवा में लीक होकर बाहर जा रहा है। लेकिन सबसे खतरनाक बात तो यह है कि इंजन फिर भी बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा है, क्योंकि फ्यूल टैंक से इंजन तक फ्यूल प्रेशर लगातार बना हुआ है और जब तक सिस्टम में फ्यूल मौजूद है इंजन को कोई फर्क महसूस नहीं होने वाला। इसीलिए कॉकपिट में बैठे पायलट्स को भी कोई वाइब्रेशन, पावर लॉस या अजीब इंजन साउंड महसूस नहीं हो रहा है। अब समय हो चुका है 5:03 और फिलहाल कॉकपिट में कैप्टन रॉबर्ट पिचे और फर्स्ट ऑफिसर डग डे जैगर इंस्ट्रूमेंट्स पर रूटीन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन तभी इंजन नंबर 2 के गेजेस पर उन्हें कुछ अजीब सी रीडिंग दिखाई देने लगती है। ऑयल प्रेशर अचानक से बहुत हाई दिख रहा है, ऑयल टेम्परेचर कम हो रहा है और ऑयल क्वांटिटी भी धीरे धीरे घटती दिखाई दे रही है। और ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली अगर ऑयल क्वांटिटी कम होती है तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। असल में इंजन के अंदर फ्यूल ऑयल हीट एक्सचेंजर नाम का एक सिस्टम होता है जो फ्यूल की मदद से इंजन ऑयल को कूल करता है। लेकिन इस प्लेन में फ्यूल लीक होने से फ्यूल फ्लो का पैटर्न बदल गया है और ऑयल कूलिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। इसी वजह से कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट्स पर यह अजीब रीडिंग दिखाई दे रही है।
कैप्टन पीछे कुछ सेकंड्स तक गेजेस को ध्यान से देखते हैं और फिर फर्स्ट ऑफिसर की तरफ देखकर कहते हैं, ऑफिसर, ये रीडिंग सही नहीं लग रही हैं। दोनों पायलट्स जल्दी जल्दी इंजन पैरामीटर्स को चेक करने लगते हैं, लेकिन इंजन थ्रस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। एयरक्राफ्ट परफेक्टली स्टेबल उड़ रहा है। बाहर कोई ऐसी चीज भी महसूस नहीं हो रही जिससे लगे कि इंजन में सीरियसली कोई प्रॉब्लम है। और यही वो मोमेंट है जहां से कंफ्यूजन शुरू होती है। कैप्टन को लग रहा है कि शायद फ्यूल सेंसर या फिर इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर क्रू एयरलाइन के मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर से संपर्क करता है और रेडियो के जरिए मॉन्ट्रियल में बैठे मेंटेनेंस इंजीनियर्स को सिचुएशन एक्सप्लेन की जाती है। फर्स्ट ऑफिसर कहते हैं, इंजन 2 पर ऑयल प्रेशर हाई दिख रहा है, टेम्परेचर लो है, बट इंजन अदरवाइज नॉर्मल रन कर रहा है। मेंटेनेंस टीम भी इस रीडिंग को सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और उन्हें भी तुरंत कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता। वो पायलट्स को एडवाइस करते हैं कि इंजन पैरामीटर्स को मॉनिटर करते रहिए और अगर सिचुएशन बिगड़े तो अपडेट दें। कॉकपिट में दोनों पायलट्स कुछ देर तक गेजेस को देखते रहते हैं। एयरक्राफ्ट अभी भी स्मूथली क्रूज कर रहा है। समय अब लगभग 5:36 हो चुका है और यहीं से सिचुएशन बदलना शुरू होती है। कुछ देर पहले दिखी अजीब ऑयल रीडिंग्स अभी पायलट्स के दिमाग में घूम रही होती है कि तभी अचानक कॉकपिट में एक नई वार्निंग आ जाती है। ECAM डिस्प्ले पर मैसेज आता है, फ्यूल इम्बैलेंस। इसका मतलब यह होता है कि एयरक्राफ्ट के दोनों विंग्स में मौजूद फ्यूल बराबर नहीं रहा है। अब यहां पे सिस्टम यह दिखा रहा है कि लेफ्ट विंग के टैंक में फ्यूल ज्यादा है और राइट विंग में कम है। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के लिए यह सिचुएशन थोड़ी अजीब जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पैनिक शुरू हो जाए। अब एयरबस के मैनुअल में इस प्रॉब्लम के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर मौजूद था और पायलट्स वही प्रोसीजर फॉलो करने का फैसला करते हैं। वो कॉकपिट में क्रॉस फीड वॉल्व ओपन कर देते हैं। ये वॉल्व एयरक्राफ्ट के दोनों विंग्स के फ्यूल सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर देता है। प्लान ये था कि लेफ्ट विंग से फ्यूल राइट इंजन तक जाएगा और धीरे धीरे दोनों विंग्स के फ्यूल लेवल्स बैलेंस हो जाएंगे। ऊपर से यह डिसीजन पूरी तरह से लॉजिकल लग रहा था, लेकिन पायलट्स को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एयरक्राफ्ट के राइट इंजन के पास फ्यूल लाइन पहले से ही डैमेज्ड है। जैसे ही क्रॉसफीड वॉल्व ओपन होता है, एक नया रास्ता खुल जाता है। अब सिर्फ राइट विंग का फ्यूल ही लीक नहीं हो रहा था, बल्कि लेफ्ट विंग का फ्यूल भी क्रॉसफीड सिस्टम के जरिए राइट साइड पहुंचकर उसी डैमेज्ड फ्यूल लाइन से बाहर निकलने लगा है। यानी कि इस एक डिसीजन की वजह से एयरक्राफ्ट अब अपने दोनों विंग्स का फ्यूल खो रहा है। कॉकपिट में दोनों पायलट्स फ्यूल गेज को देख रहे हैं, लेकिन सिचुएशन अभी भी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं आ रही है। पर हां, यहां पे इतना तो साफ हो चुका है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। एयरक्राफ्ट अपनी ओरिजिनल डेस्टिनेशन लिस्बन से अभी भी करीबन 1800 किलोमीटर दूर है, जबकि फ्यूल क्वांटिटी तेजी से गिरकर लगभग 7 टन के आसपास पहुंच चुकी है। इस फ्यूल के साथ लिस्बन पहुंचना अब इम्पॉसिबल है और उन्हें जल्द ही कहीं आसपास लैंड करना होगा। लेकिन फ्लाइट अभी भी अटलांटिक ओशन के ऊपर है और आगे पुर्तगाल भी सैकड़ों किलोमीटर दूर है। पर तभी पायलट्स को याद आता है कि एक उम्मीद अभी भी बाकी है, एज़ोरस आइलैंड्स। अटलांटिक ओशन के बीच मौजूद ये छोटे आइलैंड्स इमरजेंसी डायवर्जन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और वहां मौजूद लेज़र्स एयरबेस इस समय उनके लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। कॉकपिट में तुरंत डिसीजन लिया जाता है। एयरक्राफ्ट को लिस्बन की दिशा से मोड़कर साउथ की तरफ एज़ोरस की ओर टर्न कर दिया जाता है। कुछ ही सेकंड्स के बाद रेडियो पर मैसेज भेजा जाता है, Santa Maria Control, Air Transit 236, we have a fuel emergency, requesting immediate diversion to Ledges. एयर ट्रैफिक कंट्रोल तुरंत एयरक्राफ्ट को डायरेक्ट क्लियरेंस दे देता है, लेकिन कॉकपिट में कंफ्यूजन अभी भी खत्म नहीं हुई है। पायलट्स को अब यह समझ में नहीं आ रहा कि फ्यूल आखिरकार जा कहां रहा है। वो केबिन क्रू को कॉकपिट में बुलाते हैं और उन्हें विंग्स चेक करने के लिए कहते हैं। प्लान यह है कि केबिन क्रू पैसेंजर्स विंडो से बाहर झांक कर देखेंगे और कंफर्म करेंगे कि कहीं फ्यूल लीक तो नहीं हो रहा। लेकिन बाहर गहरी रात है। फ्लाइट अटेंडेंट्स
खिड़कियों से बाहर टॉर्च की मदद से देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंधेरे में उन्हें कोई फ्यूल स्प्रे या वेपर ट्रेल्स नजर ही नहीं आता। वो कॉकपिट में वापस आकर रिपोर्ट देते हैं, हमने कुछ भी लीक नहीं देखा। ये सुनकर कॉकपिट में कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। अब अगर लीक नहीं है तो फिर फ्यूल इतनी तेजी से गायब कैसे हो रहा है? पायलट्स को लगता है कि शायद एयरक्राफ्ट के कंप्यूटर्स या फ्यूल गेजेस में मैल फंक्शन हो गया है। सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए क्रू पैसेंजर्स को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। अब कॉकपिट में एक ही लक्ष्य है, किसी तरह से एयरक्राफ्ट को एज़ोरस तक पहुंचाना। समय लगभग 6:13 हो चुका है। फ्लाइट एज़ोरस की तरफ तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कॉकपिट में फ्यूल गेजेस अब लगभग खाली होने की कगार पर है। एयरक्राफ्ट अभी भी लेजस एयरबेस से करीबन 280 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन एयरक्राफ्ट के फ्यूल सिस्टम में अब मुश्किल से 600 किलो फ्यूल बचा है। ये क्वांटिटी एक बड़े एयरबस A330 के लिए बस कुछ ही मिनटों के उड़ान के बराबर है। अचानक से कॉकपिट में एक तेज वार्निंग टोन गूंजती है और फ्यूल खत्म होने की वजह से राइट इंजन पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। एयरक्राफ्ट अब हल्का सा डिसबैलेंस होता है, क्योंकि अब थ्रस्ट सिर्फ एक तरफ से मिल रहा है। कैप्टन तुरंत ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट करते हैं और मैनुअली एयरक्राफ्ट को कंट्रोल में ले लेते हैं। अब फ्लाइट 236 सिर्फ एक इंजन के सहारे उड़ रही है। फर्स्ट ऑफिसर रेडियो उठाते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सिचुएशन बताते हैं। Mayday, Mayday, Mayday! Air Transit 236, we have lost one engine. Fuel situation critical. Diverting to ledges. दूसरी तरफ फ्लाइट अटेंडेंट्स पैसेंजर्स को ब्रेस पोजीशन और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए प्रिपेयर करवाना शुरू कर देते हैं। कॉकपिट में पायलट्स जानते हैं कि एयरक्राफ्ट के टैंक्स अब लगभग खाली हो चुके हैं। लेफ्ट इंजन हालांकि अभी भी चल रहा है, लेकिन वो भी सिर्फ आखिरी बचे हुए फ्यूल पर। और इससे पहले कि कोई हल निकाला जाए, पहला इंजन बंद होने के सिर्फ 13 मिनट बाद ठीक 6:26 पर एयरक्राफ्ट का दूसरा इंजन भी झटके खाकर बंद हो जाता है। यानी अब एयरबस A330 के दोनों इंजन्स बंद हो चुके हैं। कॉकपिट में अचानक से एक अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छा जाता है। कुछ ही सेकंड्स पहले जो एयरक्राफ्ट हजारों हॉर्स पावर की ताकत से आसमान में उड़ रहा था, अब वो पूरी तरह से अपनी पावर्स खो चुका है। अब ये 200 टन का विशाल एयरक्राफ्ट सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, ग्रेविटी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही और सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहें। अब फ्लाइट 236 एक बड़ा ग्लाइडर बन चुकी है, जो अटलांटिक ओशन के ऊपर लगभग 34,000 फीट की ऊंचाई से नीचे ग्लाइड कर रही है। नॉर्मली इस एल्टीट्यूड पर बिना इंजन्स के किसी भी एयरक्राफ्ट का बचना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता है, लेकिन एयरबस A330 के डिजाइन में एक इमरजेंसी सिस्टम मौजूद था, जिसने सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल में रखने में मदद की। जैसे ही दोनों इंजन्स बंद हुए, एयरक्राफ्ट के नीचे से एक छोटा सा प्रोपेलर ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो गया। इसे रैम एयर टरबाइन यानी कि RAT कहा जाता है। ये टरबाइन एयरक्राफ्ट के एयर फ्लो में घूमकर थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक पावर जनरेट करता है, ताकि पायलट्स के पास बेसिक फ्लाइट कंट्रोल्स बने रहें। यहीं पर कैप्टन पिचे का एक पर्सनल एक्सपीरियंस काम आता है। दरअसल अपने एविएशन करियर की शुरुआत में उन्होंने ग्लाइडर फ्लाइंग सीखी थी और अब वही ट्रेनिंग उनके काम आने वाली है। उन्हें अंदाजा है कि बिना इंजन के एयरक्राफ्ट को कैसे ग्लाइड कराया जाता है। वो तुरंत एयरक्राफ्ट को बेस्ट ग्लाइड स्पीड पर स्टेबलाइज करते हैं और कॉकपिट में कैलकुलेशंस शुरू हो जाती हैं। एयरक्राफ्ट लगभग 34,000 फीट की ऊंचाई पर है और लेजस एयरबेस करीबन 120 किलोमीटर दूर है। अगर ग्लाइड सही तरीके से मेंटेन किया जाए तो एयरक्राफ्ट वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन मार्जिन बेहद कम है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी रडार पर एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर रहा है। रनवे लाइट्स पूरी ब्राइटनेस पर टर्न कर दी जाती हैं, ताकि पायलट्स दूर से रनवे आइडेंटिफाई कर सकें। करीबन 15 मिनट ग्लाइड करने के बाद होराइजन पर एज़ोरस आइलैंड की हल्की हल्की लाइट्स दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, और ये पहला मोमेंट है जब कॉकपिट में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है। लेकिन तभी एक नई प्रॉब्लम सामने आ जाती है। एयरक्राफ्ट रनवे के करीब पहुंचते समय बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है।
कैप्टन पिचे तुरंत रिस्की डिसीजन लेते हैं। वो एयरक्राफ्ट को 360 डिग्री टर्न में डाल देते हैं और एयरक्राफ्ट एक पूरा गोल चक्कर लगाकर वापस एयरपोर्ट की तरफ लौटता है। ये मैन्युवर एल्टीट्यूड और स्पीड कम करने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद वो एयरक्राफ्ट को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ एस टर्न्स भी करते हैं ताकि एयरक्राफ्ट धीरे धीरे लैंडिंग प्रोफाइल में आ सके। अब एयरक्राफ्ट फाइनल अप्रोच पर आ चुका है, लेकिन ये कोई नॉर्मल लैंडिंग नहीं है। एयरक्राफ्ट लगभग 200 नॉट्स की स्पीड से रनवे की तरफ आ रहा है, जो नॉर्मल लैंडिंग स्पीड से काफी ज्यादा है। इसके अलावा इंजन्स तो काम नहीं कर रहे, रिवर्स थ्रस्ट नहीं है और ब्रेकिंग कैपेबिलिटी भी लिमिटेड है। रनवे थ्रेशोल्ड पार करते ही कैप्टन पिचे एयरक्राफ्ट को टच डाउन कराते हैं, लेकिन स्पीड तेज होने और प्लेन पर कोई खास कंट्रोल ना होने के चलते लैंडिंग बेहद हार्ड होती है। इंपैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेन लैंडिंग गियर के 8 टायर्स तुरंत फट जाते हैं। एयरक्राफ्ट स्पार्क्स छोड़ते हुए रनवे पर स्लाइड करने लगता है। मेटल व्हील्स रिम्स रनवे से घिसते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये नजारा देखकर ऐसा लगता है जैसे एयरक्राफ्ट कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। लेकिन आखिरकार लगभग 2300 मीटर्स तक स्लाइड करने के बाद 6:45 पर ये एयरक्राफ्ट धीरे धीरे रुक जाता है। एयरक्राफ्ट के रुकते ही कॉकपिट में कुछ सेकंड्स के लिए एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। अभी कुछ ही मिनट पहले तक फ्लाइट 236 अटलांटिक ओशन के ऊपर बिना इंजन्स के गिरने के कगार पर थी और अब ये जमीन पर खड़ी है। लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। रनवे पर स्लाइड करते समय लैंडिंग गियर के आसपास फ्रिक्शन की वजह से आग की लपटें उठने लगती हैं। एयरपोर्ट के फायर ट्रक्स जो पहले से ही अलर्ट पर खड़े हैं, एयरक्राफ्ट के रुकते ही आग बुझाने के लिए तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। कॉकपिट में कैप्टन रॉबर्ट पिचे तुरंत फैसला करते हैं, इवैक्यूएट नाउ। केबिन क्रू इमरजेंसी स्लाइड डिप्लॉय करके पैसेंजर्स को तेजी से एयरक्राफ्ट से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं और ये इवैक्यूएशन लगभग 90 सेकेंड्स के अंदर पूरी हो जाती है। एयरक्राफ्ट में मौजूद सभी 306 लोग सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। कुछ लोग घायल जरूर हुए, लगभग 16 लोगों को माइनर इंजरीज और 2 पैसेंजर्स को सीरियस इंजरीज हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंसिडेंट में किसी की भी जान नहीं गई। कुछ ही घंटों के अंदर यह घटना पूरी दुनिया की हेडलाइंस बन जाती है और एविएशन हिस्ट्री में ये कमर्शियल एयरलाइनर द्वारा किया गया सबसे लंबा ग्लाइड बन जाता है, जो बिना इंजन के 19 मिनट हवा में रहा। साथ ही पोर्तुगीज एविएशन अथॉरिटीज, कैनेडियन इन्वेस्टिगेटर्स और एयरबस इंजीनियर्स मिलकर इस इंसिडेंट की डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन में 3 मुख्य कारण सामने आते हैं। पहला, मेंटेनेंस मिस्टेक। रिप्लेसमेंट इंजन इंस्टॉल करते समय फ्यूल लाइन और हाइड्रोलिक लाइन की फिटिंग सही तरीके से नहीं की गई थी, जिसकी वजह से फ्यूल लाइन घिसकर लीक हो गया। दूसरा, पायलट्स को इन फ्लाइट फ्यूल लीक सिनेरियो की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, इसीलिए कॉकपिट में जो अजीब इंडिकेशंस दिखाई दिए उनका सही मतलब समझने में देर हो गई। और तीसरा, ह्यूमन फैक्टर, जिसे इन्वेस्टिगेटर्स कॉग्निटिव बायस कहते हैं। पायलट्स शुरुआत में प्रॉब्लम को इंस्ट्रूमेंटेशन एरर समझ रहे थे, इसीलिए उनका असली प्रॉब्लम पर ध्यान ही नहीं गया और वो उसी अजम्पशन के आधार पर डिसीजंस लेते रहे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक और बात साफ तौर पे कहती है कि अगर उस रात कॉकपिट में बैठे पायलट्स पैनिक कर जाते या ग्लाइड को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते तो ये इंसिडेंट एक बहुत बड़ा एविएशन डिजास्टर बन सकता था। ये प्लेन बाद में रिपेयर होकर फिर से सर्विस में वापस आ जाता है, लेकिन एविएशन हिस्ट्री में इस एयरक्राफ्ट को एक नए नाम से याद किया जाता है, द एज़ोरस ग्लाइडर। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि रनवे पर उड़ान भरने से पहले ही एक पैसेंजर प्लेन कंस्ट्रक्शन के सामान से कैसे टकरा गया, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं।